हेलो डियर्स। तो इस सीरीज़ में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें समझेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ डिटर्मिनेट बीम, है ना। इनडिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी हर बार लोग शुरू करता है, बच्चे उस पर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, समझ में भी आता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है टॉपिक वो छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर को हार्ड लगने लगता है उनको स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी वाला टॉपिक लिया ही नहीं। मैं वहीं से लिया हूँ टॉपिक को जहाँ से लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में तो वही आता है। तो हम लोग टॉपिक को देखेंगे धीरे धीरे, है ना। डिटर्मिनेट बीम का मतलब इतना सिंपल तुम समझ लो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो बीम हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है, फ्री कैंटिलीवर बीम हो गया, इस तरह का, ठीक है ना। लोड नहीं लेना है। डिटर्मिनेट बीम का मतलब होता है कि आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के हेल्प से, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रक्चर 2D है तो समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन अबाउट z डायरेक्शन, इन नहीं अबाउट z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। इसका यूज करेंगे और आप डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, डिटर्मिनेट बीम के डिफ्लेक्शन के लिए कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो कुछ एग्ज़ाम होता है, जैसे जेई लेवल पे, उस पर बहुत बार आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, मेथड्स पूछ लेता है, मेथड्स का नाम पूछ लेता है। तो आप डरिए नहीं, है ना। डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में जैसे एक मेथड का नाम है, सोम में भी पढ़ते हैं अपना लोग, डबल इंटीग्रेशन मेथड। क्या है नाम? डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। एक नाम होता है मैकॉलेज मेथड, इसमें भी लगभग डबल इंटीग्रेशन जैसा ही चीज़ है। इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का एक तरीका स्पेशल होता है। फिर है मोमेंट एरिया मेथड। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, इसमें हमारा मेन मकसद है यही मोमेंट एरिया मेथड समझाना, ठीक है। कंजुगेट बीम मेथड, कंजुगेट बीम मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये भी बड़ी काम का ही मेथड है। स्ट्रेन एनर्जी वाला भी काफ़ी जगह यूज हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानोज मेथड, मतलब कुछ ये सारे मेथड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। आप सारे मेथड को पढ़ के और आप कोई एक मेथड को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड, ये सब डिटर्मिनेट बीम में हम लोग इतना नाम जानते हैं। मोमेंट एरिया थ्योरम ऐसे सोम में भी लोग पढ़ा देते हैं, बट हम लोग अभी मोमेंट एरिया थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। कैसे सवाल आता है मोमेंट एरिया थ्योरम पे, कैसे बनता है, वो सब समझेंगे। मोमेंट एरिया थ्योरम में दो थ्योरम है। पहला तो थ्योरम कहता है, थ्योरम नंबर 1, अब हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको फील लेना है क्लास वाला। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि द चेंज इन द स्लोप, चेंज इन द स्लोप between 2 points, change in the slope between 2 points on a straight member, on a straight member under flexure। फ्लेक्सर का मतलब सबको पता होगा, बेंडिंग होता है। अंडर बेंडिंग इज इक्वल्स टू m अपॉन EI डायग्राम, m अपॉन EI डायग्राम बिटवीन, m मतलब बेंडिंग मोमेंट, दोज 2 पॉइंट्स, बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है।
एम हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है, बेंडिंग मोमेंट निकलता है किसी बीम में एक जगह सेक्शन मान के, सेक्शन के लेफ्ट या सेक्शन के राइट देख के, है ना। बेंडिंग मोमेंट निकलता है सेक्शन मान के या तो लेफ्ट या राइट। बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, अगर बेंड ऐसे यू बीम सीधा हो रहा होगा तो इस तरह से बीम मुड़ सकता है, चाहे इस तरह से बीम मुड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तीर हमेशा, अब ये तो देखो ये सब तरीका हम सिखा रहे हैं जिससे स्ट्रक्चर एनालिसिस आसान बने। देखो ये तीर का गड्ढा वाला पोर्शन ये है ना कनकेव साइड, तो आप हमेशा एरो जो है ना कनकेव साइड बना दो। बरक एरो घुमाना, जिसको एरो घुमाने आ गया स्ट्रक्चर आ गया। तो सिंपल सा हम बात बताए हैं कि गड्ढा जिधर बनेगा उधर तीर लगा दो, बात करता हूँ। बड़ी काम का हम ही बात बता रहे हैं। इधर गड्ढा बन रहा है ना, इसका मतलब यहाँ तीर ऐसे लगेगा, इधर बन रहा है तो यहाँ तीर ऐसे लगेगा। आप यहाँ पे मान लीजिए बीच में खड़े हो गए, ठीक है। आप इधर देखेंगे तो आपके लिए ये लेफ्ट हो गया, और आप इधर देखेंगे तो आपके लिए राइट हो गया। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इधर देखेंगे तो आपके लिए लेफ्ट हो गया, आप इधर देखेंगे तो आपके लिए राइट हो गया। बेंडिंग मोमेंट के लिए बात बता रहे हैं कि सेक्शन मानना है तो सेक्शन यही है सेक्शन जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, यही हमारा है सेक्शन। अब देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में ऐसे घुमा हुआ है ना बीम, तो अगर ये सेक्शन यहाँ पर है एक्स एक्स, तो सेक्शन के लेफ्ट में ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो, इस एरो का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। और अगर सेक्शन के राइट में देखा जाए तो इस एरो का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये जो बीम सीधा यू है ना, सीधा यू, सीधा सीधा चीज़ है, तो सीधा चीज़ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट माना जाता है। मतलब अगर सेक्शन के लेफ्ट में अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मोमेंट का तीर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव है, या सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। इसी को टेक्निकल भाषा में सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कह देते हैं। सैगिंग और सीधे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट याद रहेगा। सीधा है तो प्लस, और तीर कैसे लगाना है, तो गड्ढा की तरफ लगाना है, कॉनकेव तरफ लगाना है। मोमेंट का तीर, मोमेंट का एरो कॉनकेव साइड, है ना, कॉनकेव साइड यानी गड्ढे के तरफ, यानी गड्ढे के तरफ लगाना है, गड्ढे के तरफ लगाना है। आपको फील नहीं होने देंगे कि आप स्ट्रक्चर एकदम नहीं जानते हैं, आपको स्ट्रक्चर समझा देंगे, एकदम भयंकर रूप से समझा देंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है बात। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट के बारे में आप जान गए ना, सिंपल सा बात। इसमें अब जैसे सीधा यू वाले को पॉजिटिव है तो उल्टा यू वाले को इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कह देंगे। अब आप समझ जाइए कि निगेटिव बेंडिंग मोमेंट में लेफ्ट साइड में देखिए ये तीर कैसे घूम रहा है, यहाँ उल्टा घूम रहा है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो बेंडिंग मोमेंट के समय ऐसा नहीं होता है कि क्लॉक पॉजिटिव एंटी क्लॉक निगेटिव, बहुत लोग मोमेंट समझ लेता है। बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में डिफरेंट है भाई। बेंडिंग मोमेंट एक इंटरनल चीज़ है, मोमेंट हम लोग एक्सटर्नली निकालते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट में सेक्शन के लेफ्ट या सेक्शन के राइट वाला चीज़ देखा जाता है, और यहाँ ये सैगिंग हॉगिंग से पॉजिटिव निगेटिव पता चलता है, ठीक है। ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है। अब देखो सिर्फ मोमेंट निकालना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम पूरे बीम को देखते हैं। सिर्फ मोमेंट निकालना होता है तो कोई सेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ मोमेंट बोलेगा, सिर्फ मोमेंट निकालना हो तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे,
किसी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का समेशन और यहाँ मोमेंट निकालते समय अपने मन से साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हैं। यानी अपने मन से साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हैं मतलब अगर हम बोल दें कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो हमेशा उस पूरे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाएगा। ठीक, आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव बोल देंगे तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। पहला तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यही रह जाता है कि बेंडिंग मोमेंट मोमेंट सेम चीज़ है। नहीं भाई, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ये एक्सटर्नल चीज़ है, वो बेंडिंग मोमेंट इंटरनल चीज़ है। अब देखो, मान लो कि कोई बीम है इस तरह से, है ना। यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है, मान लो VA, और यहाँ पे B पॉइंट पे भी वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है, मान लो VB। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल बात बताते हैं। हाइपोथेटिकल बात ये बताते हैं कि मान लो कि इसका M/EI डायग्राम करने का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट को डायग्राम बना के उसके बाद उससे EI से डिवाइड कर दो। मान लो कि इसका किसी तरह से ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया होगा और उसको EI से डिवाइड कर दिए होंगे तो उसका वैल्यूज कुछ घट गया होगा। EI को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं, इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अच्छा, तो देखो, अगर ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, पूरा का पूरा सेक्शन में क्या मान लिए हम, ऐसे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बना लिए। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या बोले हैं अभी, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब बोले हैं ना सैगिंग मतलब सीधा यू, सैगिंग मतलब सीधा यू, यानी कि ये जो आपका बीम है ना, ये जो आपका बीम है, ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से सीधा यू में। इसको इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्शन कर्व भी कह सकते हैं। ये हमारा हो गया डिफ्लेक्टेड शेप। तो इस डायग्राम को देख के ही ये डायग्राम बन पाया मेरा, इस डायग्राम को देख के ये डायग्राम बन पाया, इस बात को ध्यान रखना है। डिफ्लेक्टेड शेप थ्रू आउट द बीम, क्योंकि थ्रू आउट द बीम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए थ्रू आउट द बीम इलास्टिक कर्व हमारा इस तरह का बन गया। अब सुनो, अब अगर मान लो कि कोई पॉइंट बीम पे हम कोई पॉइंट C मान लेते हैं और कोई पॉइंट D मान लेते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग इस जगह पे ये C थोड़ा सा कहीं डिस्प्लेस हो के आया होगा, यहाँ C डैश है ना, D थोड़ा सा डिस्प्लेस हो के आया होगा, D डैश मान सकते हैं। तो क्या करना है कि एक पॉइंट C से अपना लोग को टेंजेंट खींच लेना है, एक पॉइंट। अच्छा, ये A और B से भी समझा सकते थे, अभी जो जान के इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिए हैं। C से एक पॉइंट ऐसे टेंजेंट खींच लिए C के अबाउट, और एक टेंजेंट आपको खींच दिए हम किसके अबाउट, इसके अबाउट, D के अबाउट। ठीक है, तो इस दोनों के टेंजेंट है ना, इस दोनों टेंजेंट के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, इसको कहा जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D या D विथ रिस्पेक्ट टू C, जो बोलना। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को बोल देंगे कि थीटा ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D। कहने का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव स्लोप, दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव स्लोप का डेफिनेशन में क्या था, चेंज इन द स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट के बीच का चेंज अंडर फ्लेक्सुरल है ना बेंडिंग के केस में इज इक्वल्स टू M/EI डायग्राम। तो यहाँ पे थीटा CD जो है, थीटा C माइनस थीटा D कह सकते हैं। तो ये जो थीटा CD है ना, जिसको थीटा C माइनस थीटा D भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास इस ग्राफ का एरिया। और एरिया पता चलता है इंटीग्रेशन से, तो M/EI
इंटू डी एक्स करके इंटीग्रेशन कर देंगे सी से लेके डी तक। सिंपल सा बात है। डायरेक्ट एरिया फिगर का निकल रहा है तो ठीक है, अभी तो हम इरेगुलर फिगर बनाए हैं ना। समझ में आया? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड, तो ये थ्योरम नंबर 1 है। अभी हम बस थ्योरम स्टेटमेंट समझाए हैं, वर्किंग समझाए हैं, अभी टेंशन ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं। अब इसको मान लो अगर प्रूफ देखा जाए, मान लो चलो साथ साथ में प्रूफ भी देखिए लेते हैं, क्या दिक्कत। तो आप क्या करेंगे कि जो बीम हमारा, जो अभी बीम जो बताए हैं सी और डी जो इंटरमीडिएट पॉइंट लिए हैं, तो सिर्फ सी और डी के बीच का पॉइंट देखेंगे। तो एक्चुअल में बीम थोड़ा सा अब इस तरह से बना लेते हैं अपना लोग, रियल बीम जिस तरह से रहा होगा। तो इस तरह से बेंडिंग के बाद है ना, बेंडिंग के बाद कुछ सी डी बीम, मतलब ए बी बीम था, उसका सी डी पोर्शन हम लोग देख रहे हैं ना, ये सी और यहाँ डी, इसके बीच का एक लाइन इस तरह से जो जाता है, जिसको न्यूट्रल एक्सिस वगैरह हम लोग कहते हैं। छोटा सा ये सी और डी काफ़ी क्लोज क्लोज वाला पॉइंट है, लेकिन हम लोग जूम करके देख रहे हैं। तो क्लोज वाला पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। इसके बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, डी एक्स है। बता दें कि सी और डी का आपस में बहुत क्या है, क्लोज है। डी एस बोल दो चाहे डी एक्स बोल दो, जैसा है, ठीक है। तो इस बीम से यहाँ पे इस सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ भी सेंटर से वाले लाइन से इसको जोड़ देंगे। तो ये आर्क एक बनता हुआ दिख रहा है ना। तो बीच से मिड पॉइंट से इस तरह से इसको क्या कर देंगे, रेडियस कर देंगे। बेंडिंग, थ्योरी ऑफ बेंडिंग वगैरह सोम में थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं अपना लोग, तो इस तरह से डेरिवेशन भी वहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन का भी इसी तरह से थोड़ा बहुत करता है। तो यहाँ पे ये बन गया डी थीटा। तो हम लोग एक बेंडिंग इक्वेशन होता है, बेंडिंग इक्वेशन तो ऐसे भी लोग को याद रखना चाहिए, सोम थोड़ा भी पढ़े हुए हैं। तो बेंडिंग इक्वेशन चाहे फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या होता है, एम बाई आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई। तो अभी हमको स्ट्रेस का मतलब नहीं है, हमको एम और आई से ना रिलेशन है। तो एम ई और आई वाला रिलेशन है, तो इस रिलेशन को उठा लेते हैं। बेंडिंग इक्वेशन हालांकि याद रखना चाहिए, है ना, इसको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। इसका भी प्रूफ सोम में होता है। अच्छा, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस का जब फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस का जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी थीटा जो है आर्क लेंथ क्या हो गया, डी एक्स चाहे डी एस जो भी बोल दीजिए, डी एक्स अपॉन रेडियस क्या है, आर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आर को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा। आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब इसमें एकदम छोटा सेक्शन है, तो कोई भी एक्सियल डिफॉर्मेशन ये सब नहीं है इसमें, है ना। पी एल डेल्टा बराबर पी एल बाई ए जैसा कुछ चीज़ इसमें नहीं सोचना है। सिर्फ इसमें बेंडिंग के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, प्योर बेंडिंग एकदम, है ना। ये बेंडिंग इक्वेशन ऐसे भी प्योर बेंडिंग के लिए लगता है। तो अगर अपना लोग एम बाई ई आई वाले इक्वेशन में ई बाई आर की जगह लिख देते हैं डी एक्स अपॉन में डी थीटा, तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है किसी को होना चाहिए, बड़ी सिंपल सा तरीका है। अब क्या करो कि ई को भेज दो यहाँ, तो ये हो जाएगा एम अपॉन में ई आई, और डी थीटा चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब अगर देखा जाए डी थीटा, तो देखो ये क्या हो गया, एम अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। अगर डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे किसी थीटा 1 से किसी थीटा 2 तक, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा एम अपॉन ई आई डी एक्स, है ना। पॉइंट नंबर 1 से चाहे यहाँ पे जैसे सी डी लिए हुए थे मान लो, तो सी और डी के टर्म्स में ही सोच लेते हैं, 1 2 काहे करें, मतलब कोई भी 2 पॉइंट के बीच में थीटा सी से लेके थीटा डी तक कर दिए, और यहाँ भी सी से लेके डी लिख देते हैं। क्लियर है? देखो कितना आसान प्रूफ है। प्रूफ एक बार हो जाता है ना, फील आ जाता है। क्लियर है? तो इसको थीटा डी माइनस थीटा सी भी लिख सकते हो, या इसी को थीटा सी डी भी लिख देता है लोग, ठीक है। इज इक्वल्स टू इतना हो गया मेरे पास। ऐसा समझ में?
तो ये फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ हो गया। क्लियर है फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। तो 20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फर्स्ट थ्योरम समझा दिए, फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड थ्योरम इसी तरह से समझा के सेकेंड थ्योरम का प्रूफ समझा देते हैं, और फिर दोनों के बेसिस पे हम लोग खूब सारा कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।